मैं ईश्वर सिंह और हम पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत। आधुनिक भारत के अंतर्गत हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था स्थायी बंदोबस्त को, और स्थायी बंदोबस्त के पश्चात आप समझ रहे हैं आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा रेतवाड़ी व्यवस्था और महलवाड़ी व्यवस्था। तो बिना देर किए हम लोग आज का अपना टॉपिक प्रारंभ करते हैं। उससे पहले मैं आपसे कहूँगा कि आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट कीजिएगा, और जिन लोगों ने वीडियो को मतलब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक अपना रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था, मैं पहले आपको ये रैयतवाड़ी व्यवस्था है क्या, इसको नॉर्मल या सामान्य शब्दों में अर्थों में समझा दे रहा हूँ। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था वास्तव में थी क्या? रैयतवाड़ी व्यवस्था में जो भूमि हुआ करती थी, उस भूमि का जो मालिक स्वीकार किया गया वो किसान को स्वीकार किया गया था। ठीक है, तो एक प्रकार से कह सकते हैं इस व्यवस्था के अंतर्गत किसान को भूमि का मालिक स्वीकार किया गया था, और इसमें जो लगान की वसूली की जाती थी, है ना, वो डायरेक्टली या प्रत्यक्ष रूप से किसान से की जाती थी। अर्थात कहने का मतलब ये है कि इस व्यवस्था में किसी भी प्रकार का बिचौलिया बीच में नहीं था। जिस प्रकार से स्थायी बंदोबस्त में वहाँ पर एक सामंत हुआ करता था, वहीं यहाँ पर अब इस प्रकार से कोई व्यक्ति बीच में नहीं था। अर्थात जो अंग्रेज कर्मचारी थे, जो अंग्रेज ऑफिसर थे, है ना, वो सीधे किसान से टैक्स वसूला करते थे। जो भी किसान पर टैक्स बनता था वो सीधे लगान अधिकारी जो थे ब्रिटिश, वो किसान से डायरेक्टली ही किसान से लगान वसूल किया करते थे। वहीं स्थायी बंदोबस्त में बिचौलिया था, तो बिचौलिया वाली कहानी क्या हो गई थी, खत्म हो गई थी, यानी कि सीधे किसान से संपर्क हुआ था अब जा करके। ठीक है, तो आप इसमें एक लाइन लिखेंगे, इसका मैं आपको अर्थ लिखवा रहा हूँ क्या है। तो लिखना, इस व्यवस्था के अंतर्गत किसान को भूमि का स्वामी माना गया, और उसी से किससे, यानी कि किसान से, और उसी से प्रत्यक्ष रूप से संपर्क स्थापित कर लगान की वसूली की गई। यह लगान इसी में लिखेंगे, यह लगान अस्थायी और परिवर्तनशील होता था। ठीक है, तो समझ में आ गई रैयतवाड़ी व्यवस्था वास्तव में थी क्या, जहां इसमें किसान को भूमि का स्वामी मान करके उसी से डायरेक्टली क्या करा गया, लगान की वसूली की जाती थी। कोई बिचौलिया वर्ग नहीं था, और इसमें जो लगान था वो स्थायी नहीं था, अस्थायी था, परिवर्तनशील था। अर्थात परिस्थितियों के अनुसार उस लगान में परिवर्तन किए जा सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट, अब जो इसमें महत्वपूर्ण बात आती है रैयतवाड़ी व्यवस्था में, वो आती है हमारे क्षेत्र की, कि आखिर इस व्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र कहाँ कहाँ पर थे। तो 3 प्रमुख क्षेत्र हैं इसके। सबसे पहले जो था इसका मद्रास, दूसरा था आपका बम्बई, उसमें मुंबई कहलाता था, और तीसरा जो था वो आपका कुर्ग, ये पड़ता है आपका कर्नाटक। तो इन 3 क्षेत्रों में इस व्यवस्था को अपनाया गया था। मद्रास तो आप जानते ही हैं कहाँ पर है, तमिलनाडु, और मुंबई आपका MH मतलब महाराष्ट्र, और कुर्ग मतलब कर्नाटक। इन 3 क्षेत्रों में विशेष रूप से इस व्यवस्था को अपनाया गया था। क्लियर? तो अब ये क्षेत्र हो गया आपका, बेसिक हुआ क्षेत्र, ये हो गया आपका। अब बात आती है आखिर इस व्यवस्था की शुरुआत कहाँ से हुई थी और किसने की थी, क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि इस व्यवस्था का संस्थापक कौन था, और ये इस व्यवस्था को पहली बार कहाँ अप्लाई किया गया था। ठीक है, तो मैं पहले आपको समझा रहा हूँ, आप लिखेंगे नहीं, मैं आपको खुद लिखवाऊंगा। ठीक है, तो देखो बात थी 1772 की, 1772 की बात थी, सॉरी 1792 की बात थी। 1792 में मद्रास में जो कैप्टन रीड था, वहाँ पर मद्रास में कौन था उस समय, कैप्टन रीड था, और कैप्टन रीड का जो सहयोगी अधिकारी था वो था टॉमस मुनरो। ठीक है, तो 1792 में मद्रास में कैप्टन रीड था, और कैप्टन रीड का सहायक अधिकारी कौन था, टॉमस मुनरो। तो कैप्टन रीड के नेतृत्व में टॉमस मुनरो के सहयोग से, है ना, टॉमस मुनरो के सहयोग से इस व्यवस्था को सर्वप्रथम 12 महल, कहाँ पर, 12 महल कहाँ पड़ता है, ये जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी, मद्रास
प्रेसिडेंसी थी उसका एक क्षेत्र था। ठीक है, तो सर्वप्रथम इसको 12 महल में 1792 में 12 महल में मद्रास प्रेसिडेंसी का क्षेत्र था, यहाँ पर इसको अप्लाई किया गया था। और जो शुरुआत करता था इसका कैप्टन रीड और टॉमस मुनरो। कैप्टन रीड टॉमस मुनरो को दोनों को इसलिए माना जाता है क्योंकि कैप्टन रीड के नेतृत्व में ही इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन उसका जो सहायता किया था उस समय वहाँ पर उसका सहयोगी अधिकारी वो कौन था, टॉमस मुनरो था। लेकिन जब 1820-1827 के मध्य जब टॉमस मुनरो मद्रास का गवर्नर रहा तो उसने इस व्यवस्था को संपूर्ण मद्रास प्रेसिडेंसी में क्या कर दिया, लागू कर दिया। इससे पहले कैप्टन रीड ने केवल और केवल मद्रास प्रेसिडेंसी एक छोटे से क्षेत्र 12 महल में लागू किया था, लेकिन टॉमस मुनरो ने जब वो गवर्नर बना मद्रास प्रेसिडेंसी का तो उसने संपूर्ण मद्रास प्रेसिडेंसी में इस व्यवस्था को लागू कर दिया था। क्लियर? तो अब आप इस बात को लिख लीजिएगा, मैं लिखवा दे रहा हूं, तो लिखिए कैप्टन रीड तथा टॉमस मुनरो को इस व्यवस्था का, कौन सी व्यवस्था, रेतवाड़ी व्यवस्था, इस व्यवस्था का जनक माना जाता है क्योंकि 1792 में 1792 में सर्वप्रथम 12 महल ब्रैकेट में लिखेंगे आप मद्रास प्रेसिडेंसी, क्योंकि सर्वप्रथम 12 महल में इस व्यवस्था को कैप्टन रीड ने टॉमस मुनरो की सहायता से लागू किया। ठीक है, तो अब यहाँ पर प्रश्न पूछेगा आपसे, बता दूं क्या प्रश्न पूछेगा, ये पूछेगा सर्वप्रथम पहला प्रश्न ये बनेगा इस व्यवस्था का जनक कौन है। तो इन दोनों का नाम ही आपको ऑप्शन मिलेगा, कैप्टन रीड, टॉमस मुनरो एक साथ मिल जाएगा, या केवल कैप्टन रीड मिल सकता है या केवल टॉमस मुनरो मिल सकता है। अगर दोनों मिलेगा तो आपको ऑप्शन देगा AB, BC, AD, इस प्रकार से बना करके देगा। ठीक है, दूसरी बात आपसे ये पूछेगा सर्वप्रथम इस व्यवस्था को लागू कहाँ किया गया था। तो सबसे पहले आपको ऑप्शन है तो 12 महल मिलेगा, और 12 महल नहीं होगा तो आपका आंसर क्या होगा, मद्रास होगा। तो चांस ज़्यादा रहते हैं 12 महल ऑप्शन मिल जाता है विकल्प में, अदरवाइज वरना मद्रास। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे अब आप 1820 से 1827 के मध्य 1820 से 1827 के मध्य टॉमस मुनरो मद्रास का गवर्नर रहा, जिसने इस व्यवस्था को संपूर्ण मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू किया। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर मद्रास में ये व्यवस्था क्या हो गई थी, लागू हो गई थी। ठीक है, अब एक क्षेत्र मैंने आपको बताया बम्बई। तो बम्बई में क्या शुरुआत हुई थी, तो बम्बई में क्या था, बम्बई में 2 अधिकारी थे। बम्बई में कौन थे, 2 अधिकारी थे, एक एल्फिंस्टन था और एक था आपका चैपलिन। पहले समझना, मैं लिखवा दूंगा आपको, एल्फिंस्टन और दूसरा कौन सा था, एल्फिंस्टन और चैपलिन था, एक कौन था, चैपलिन। ठीक है, ये एल्फिंस्टन जो था उस समय, ये मतलब जब लागू 1825 की बात थी, उस समय ये बम्बई का क्या था, गवर्नर था, बम्बई का गवर्नर। और ये गवर्नर रहा था 1819 से 1827 तक। ठीक है, ये वर्ष मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ आपको, उसका आपको मैंने क्या कहते हैं टॉमस मुनरो का भी लिखवाया था, क्योंकि यूपीपीसीएस में एक बार प्रश्न जीएस में पूछा गया है कि टॉमस मुनरो किस समय से किस समय तक मद्रास का गवर्नर रहा था। तो हो सकता है बाई चांस आपसे बम्बई का गवर्नर कार्यकाल भी पूछ ले, क्योंकि जब मद्रास का पूछा है तो आयोग को कुछ नहीं पता, भरोसा कुछ नहीं। ठीक है, तो बात थी 1825 की। तो 1825 को उस समय एल्फिंस्टन क्या था, बम्बई का गवर्नर था, और चैपलिन क्या था, उस समय बम्बई का कमिश्नर था, आयुक्त था। ये कमिश्नर था और ये कौन था, गवर्नर था। ठीक है, तो इन दोनों की रिपोर्ट जारी हुई थी और इनकी रिपोर्ट के इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी, और रिपोर्ट में ये मतलब सिफारिश की थी कि बम्बई में क्या करा जाए, रेतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया जाए। और इनको ब्रिटिश कंपनी ने
जो डायरेक्टर बोर्ड था उसने एक सहमति जता दी थी और उसके पश्चात 1825 में, है ना, इनकी सिफारिश पर मुंबई में भी रेतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत कर दी गई थी। तो आप लिखेंगे इसको 1825 में, 1825 में एल्फिंस्टन ब्रैकेट में लिखना है, एल्फिंस्टन के बंगाल का गवर्नर डैश 1819 से 1827, तो पूरा हो जाएगा आपका 1825 में एल्फिंस्टन ब्रैकेट में लिख देना आप ये सब, तथा चैपलिन ब्रैकेट में लिख देना आयुक्त या कमिश्नर। तो 1825 में एल्फिंस्टन तथा चैपलिन की सिफारिश पर इस व्यवस्था को, कौन सी व्यवस्था, रेतवाड़ी व्यवस्था, इस व्यवस्था को बंबई में भी लागू किया गया। ठीक है। अब एक फैक्ट और यहाँ पर आपका आ जाएगा, मद्रास में लागू हो गई, बंबई में लागू हो गई, तो फिर हुआ क्या, 1858 की बात थी, आप जानते हो 1800 क्रांति हो चुकी है यहाँ पर, 1858 की बात थी। तो इसमें क्या था, संपूर्ण दक्कन से मतलब यहाँ पर आप ये समझ, साउथ इंडिया, दक्षिण भारत, तो संपूर्ण दक्कन में इस व्यवस्था को लागू कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे आप, 1858 में इस व्यवस्था को संपूर्ण दक्कन यानी दक्षिण भारत में लागू कर दिया गया। क्लियर? ठीक है। तो ये व्यवस्था क्या हो गई, अब लागू हो गई। ठीक, तो ये हो गया इस व्यवस्था का मतलब जो फैक्ट रिलेटेड चीज़ें थी वो था। अब बात आती है इस व्यवस्था की, आखिर इसमें कमियां क्या थी या और इसके लाभ क्या थे। ठीक है, तो उसको जानने से पहले एक पॉइंट आप और लिख लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये पूछा जाता है विशेष रूप से, आप लिख देना मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल करके, कि जिस प्रकार से स्थायी बंदोबस्त जो था वो 19% क्षेत्र पर था, उसी प्रकार से रैयतवाड़ी कितने प्रतिशत भाग पर विस्तृत था। तो रैयतवाड़ी जो था 51% भाग पर क्या था, विस्तृत था। मतलब ब्रिटिश कंपनी का जो भारत में क्षेत्र था उसके 51% भाग पर क्या थी, ये व्यवस्था अप्लाई की गई थी। तो आप लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, इस व्यवस्था को 51% भाग पर लागू किया गया। यह मतलब इस व्यवस्था का 51% भाग पर विस्तार था। आप जो लिखना चाहो लिख सकते हैं। ठीक है। अब हेडिंग पड़ेगी आप लोगों की इसी व्यवस्था में, रैयतवाड़ी व्यवस्था में ही बात कर रहे हैं। इसके अंदर आपकी हेडिंग आ जाएगी एक, और वो हेडिंग होगी आपकी, इसके पहले लाभ जान लेते हैं, इसके लाभ क्या थे। ठीक है, मतलब इस व्यवस्था के आखिर लाभ क्या थे, क्या इसके फायदे थे रैयतवाड़ी व्यवस्था के। तो बच्चा इसका जो पहला फायदा वो ये था कि किसानों से सीधा संपर्क, मतलब डायरेक्टली कम्युनिकेशन हो रहा था किसान से, किसका, अंग्रेज अधिकारियों का। दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कि जो मध्य वर्ग था, यहाँ मेरा मध्य वर्ग से मतलब है जो बिचौलिया था, मतलब सामंत वगैरह जो हुआ करते, बिचौलिया, मध्य वर्ग की समाप्ति। यहाँ पर मध्य वर्ग से मतलब वो नहीं है आपका जो मिडिल क्लास होती है, उससे मतलब नहीं, यहाँ पर मेरा मतलब है मिडिटर से, जो बिचौलिया हुआ करते थे लगान वसूलने में, उनकी समाप्ति हो गई थी। ठीक है। तीसरा लाभ ये था, किसान को भूमि का स्वामित्व, अर्थात किसान को भूमि का स्वामी स्वीकार किया गया। और चौथा जो भी था वो ये था कि किसान भूमि को बेच तथा उस पर ऋण ले सकता था। ठीक है, मतलब जब किसान भाई भूमि का मालिक है तो किसान चाहे तो उस भूमि को बेच भी सकता है और चाहे तो उस भूमि पर ऋण भी ले सकता है। ठीक है, तो ये क्या थे, इस व्यवस्था के कुछ लाभ थे, लेकिन इस व्यवस्था की कुछ हानियां भी थी। अब हम जानेंगे इसकी हानियां आखिर क्या थी। तो आप लिखेंगे इसकी कमियां, लिख दीजिएगा इसकी कमियां क्या थी, इस व्यवस्था की कमियां, हेडिंग हो जाएगी आपकी कमियां। आखिर इस व्यवस्था की कमी क्या थी।
ठीक है। तो देखो मैं पहले समझ, 2-3 कमियां हैं इसकी, उन्हीं से कहानी समझ में आती है। अधिक लगान दर, अधिक लगान दर, ये लगभग 1/2, 1/2, मतलब उपज का 1/2 हुआ करता था। तो लगान दर बहुत ज़्यादा थी, है ना, लगान दर क्या थी, बहुत ज़्यादा थी, 1/2 क्या थी, लगान की दर थी। ठीक है। दूसरा हो जाएगा लगान ना देने पर भूमि का जब्त होना, मतलब अगर किसान कोई लगान नहीं दे पा रहा है तो उसकी जो भूमि हुआ करती थी उसके पास, उसको जब्त कर लिया जाता था, ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा। और तीसरा था, है ना, तीसरा क्या था, लगान ना चुकाने पर अत्यधिक यातनाएं, यातनाएं समझते हैं, विभिन्न प्रकार के, मतलब यातनाएं समझते हैं, यातनाएं मतलब क्या समझाऊं आपको, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति लगान नहीं, किसान लगान नहीं दे पाया तो क्या करते थे अंग्रेज, उसके जो पैर होते हैं ना, घुटनों के बल वो बैठता था नीचे के लिए, जब फोल्ड करके बैठते हैं हम लोग नीचे, तो उसके घुटनों के पीछे वहाँ ईंट बांध दिया करते थे, और ईंट बांधने के बाद उसको बैठाते थे, अब बैठ करके दिखा, ठीक है। तो ऐसी इस प्रकार की यातनाएं बहुत ज़्यादा दिया करते थे। तो मतलब यातनाएं वाला जो स्पेशली यहाँ पर लिखा है मैंने, ये विशेष रूप से लिखा है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कठोरात्मक, है ना, रवैया अपनाते थे ये लोग, विभिन्न प्रकार की यातनाएं दी, उन्हें अधिक से अधिक दंड, है ना, उनको परेशान क्या करते थे, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, जितना भी आप समझ सकते हो वो, है ना, उस सही प्रकार से उसको यातनाएं दी जाती थी जिससे कि वो परेशान हो जाता था, यहाँ तक कि लोग आत्महत्या कर लेते थे। ठीक है। तो ये क्या थी आपकी, इसकी बहुत सारी कमियां थी जिनके आधार पर मतलब हम कह सकते हैं ये व्यवस्था भी क्या थी, कमियों से भरपूर थी। ठीक है। तो अब हम जानेंगे नेक्स्ट हमारी अगली व्यवस्था जो आएगी वो आएगी महालवाड़ी। अब हम बात करते हैं महालवाड़ी व्यवस्था की। तो आपकी हेडिंग हो जाएगी अब महालवाड़ी व्यवस्था। महालवाड़ी व्यवस्था, ठीक है। तो सबसे पहले इसके हम शब्द को समझेंगे, आखिर ये महाल जो शब्द है, महालवाड़ी से महाल जो शब्द है, तो महाल है क्या, ठीक है। तो शब्द आता है यहाँ पर महाल। महाल शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो है गांव का समूह, या हम कह सकते हैं गांव, ठीक है। ये बहुत सारे गांव का समूह नहीं, बल्कि गांव के जो लोग होते हैं उन सब का समूह, मतलब एक गांव का एक समूह, वो कहलाता है उसका महाल, यानी गांव का नहीं, बहुत सारे गांव का नहीं, केवल एक गांव का समूह क्या कहलाता था, हमारा महाल कहलाता था, ठीक है। और इस व्यवस्था में था क्या, वास्तव में ये व्यवस्था जो थी स्थायी बंदोबस्त का और उसके बाद रैयत वाली व्यवस्था जो लागू हुई थी, उन दोनों व्यवस्थाओं का सम्मिलित रूप था, उनका मिश्रण था, है ना। इसमें कुछ तत्व आपके स्थायी बंदोबस्त के लिए गए थे, कुछ तत्व इसमें महालवाड़ी और रैयतवाड़ी के लिए गए थे, उन दोनों का मिक्स रूप ही क्या था, आपका महालवाड़ी व्यवस्था थी। कैसे, तो देखो इस व्यवस्था में क्या था, जैसे स्थायी बंदोबस्त था, वहाँ पर जमींदार वर्ग हुआ करता था, वहाँ पर जमींदार वर्ग लगान की वसूली करता था। वहीं पर आपका जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी उसमें डायरेक्टली किसान से लगान वसूला गया था। यहाँ पर क्या करा गया, यहाँ पर जो गाँव था, है ना, जो गाँव की एक इकाई थी, यूनिट थी, जो प्रशासन की गाँव, उसको लगान मतलब लगान वसूली का अधिकार उसे माना गया कि मतलब जो गांव है वो हमें लगान देगा, ना कि हमें कोई किसान लगान देगा। अभी भी समझ में नहीं आया होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए ये गांव है, ठीक है, और इस गांव का एक प्रमुख होगा, वो क्या होगा, इसका मुखिया। मान लो ये गाँव का प्रमुख, ये कौन कहलाता है, मुखिया। तो ये जो है मुखिया जो होगा, मुखिया इन सब गाँव के किसानों से क्या करेगा, लगान की वसूली करेगा, ठीक है। ये सब किसने वसूला है, सब गांव के बहुत सारे लोग हैं, इन सब से किसने वसूला, गांव के मुखिया ने वसूला, और ये किसको जा करके देगा, अंग्रेजों को देगा, ठीक है। मेरी बात समझ गए ना। तो यहाँ पर पूरे गांव से एक व्यक्ति नेतृत्व कर रहा है और उससे लगान की वसूली की जा रही है। तो ये महालवाड़ी व्यवस्था थी। स्थायी बंदोबस्त में क्या होता था, स्थायी बंदोबस्त में किसी एक गाँव से नहीं वसूलते थे, बल्कि एक क्षेत्र होता था बहुत बड़ा, और क्षेत्र में कितने गाँव आते हैं कुछ नहीं पता, और उन सब क्षेत्र का एक जमींदार होता था और उससे लगान की वसूली की जाती थी। लेकिन यहाँ पर केवल एक गांव से ही, है ना, गांव का मुखिया क्या करेगा, वसूली करेगा। प्रत्येक गांव का मुखिया अलग अलग होगा और वही गांव का मुखिया क्या करेगा, आपको अंग्रेजों को जाकर के लगान देगा,
लगान चुकाएगा। ठीक है, तो स्थायी बंदोबस्त का कुछ तत्व थे, इसमें कुछ आपके किसके तत्व थे, आपके रैयतवाड़ी के थे। तो कहीं ना कहीं ये वाले तत्व जो आपको दिखाई दे रहा है कि ये पूरा क्षेत्र का ना होकर के अब एक गांव का मुखिया बना दिया गया, तो कहीं ना कहीं स्थायी बंदोबस्त के लक्षण दिखाई दे रहे हैं इसमें। दूसरी तरफ जो आपका रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या होता था, रैयतवाड़ी व्यवस्था में जो आपका क्या कहते हैं भूमि का स्वामी कौन था, किसान था, उसको बेच सकता था, उस पर ऋण ले सकता था। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था की इस वाले पॉइंट को महलवाड़ी व्यवस्था में स्वीकार किया गया, अर्थात इस व्यवस्था में भूमि का स्वामी किसान को ही स्वीकार किया गया और किसान अपनी भूमि को बेच भी सकता था और उस भूमि पर ऋण भी ले सकता था। तो ये महलवाड़ी व्यवस्था वास्तव में आपका स्थायी बंदोबस्त का रैयतवाड़ी व्यवस्था का मिश्रण ही था और कुछ नहीं था। तो आप लिखेंगे पहला पॉइंट इस में, ठीक है, पहले तो आप भी लिख लीजिएगा, महल अर्थात साध्य मतलब महल अर्थात गांव का समूह, महल अर्थात गांव का समूह। ठीक है, अब लिखना आप इसमें लिखो, इस व्यवस्था के अंतर्गत, इस व्यवस्था के अंतर्गत, इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि का स्वामी किसान को स्वीकार किया गया, भूमि का स्वामी किसान को स्वीकार किया गया, लेकिन लगान वसूली का उत्तरदायित्व, लेकिन लगान वसूली का उत्तरदायित्व गांव के मुखिया को दिया गया, गांव के मुखिया को दिया गया, जिससे यह प्रतीत होता है, जिससे यह प्रतीत होता है कि यह व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी का मिश्रण था, या मिश्रण है का मिश्रित रूप है, जो आप लिखना चाहो लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। ठीक, अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है, सबसे पहले आपका इसका प्रारंभकर्ता कौन है, प्रारंभकर्ता या इसका कहा था जनक, इसका जनक कौन है, तो उसका नाम था हॉल्ट मैकेंजी। इस व्यवस्था का जनक कौन था, हॉल्ट मैकेंजी। तो आप नेक्स्ट पॉइंट लेंगे, इस व्यवस्था का जनक, इस व्यवस्था का जनक हॉल्ट मैकेंजी को माना जाता है, इस व्यवस्था का जनक हॉल्ट मैकेंजी को माना जाता है। ठीक है, एक शब्द यहाँ पर और लिख देना, लाइन यहाँ पर लिखो, यहाँ पर लिखवा दे रहा हूँ। वास्तव में इसको सर्वप्रथम प्रारंभ करा था वो हॉल्ट मैकेंजी नहीं करा था, लेकिन नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में जो इसको प्रारंभ करा था वो मार्टिन वर्ड ने करा था, मार्टिन वर्ड। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है, दो प्रश्न यहाँ पर बनते हैं कि सर्वप्रथम महलवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी, तो उसका आंसर बनता है हमारा हॉल्ट मैकेंजी। फिर एक प्रश्न बनता है कि उत्तर भारत में इस प्रथा की शुरुआत किसने की थी, तो आंसर बनता है मार्टिन वर्ड। दोनों में अंतर याद रखना है। अगर पूछा जाए इस व्यवस्था का शुरुआत करता, प्रारंभ करता कौन है, तो सीधा सा आंसर होगा आपका हॉल्ट मैकेंजी। लेकिन जब प्रश्न ये पूछ ले कि उत्तर भारत में इस व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा मार्टिन वर्ड। क्लियर। तो नेक्स्ट पॉइंट कहना, उत्तर भारत में इस व्यवस्था की शुरुआत, उत्तर भारत में इस व्यवस्था की शुरुआत मार्टिन वर्ड द्वारा की गई, मार्टिन वर्ड द्वारा की गई। ठीक, अब एक प्रश्न आता है हमारा अगला क्षेत्र, कि आखिरकार इस व्यवस्था में या ये व्यवस्था भारतीय किन किन क्षेत्रों में लागू की गई थी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूपी में। यूपी में दो क्षेत्र थे, एक तो आपका आगरा में इसको लागू किया गया था और एक आपका अवध। ठीक है, यहाँ पर इसको लागू किया गया था। अवध का मतलब जो मेरा वो ये है, जैसे कि आपका अयोध्या हो गया, फैजाबाद हो गया, ठीक है, लखनऊ हो गया, ये सारा का सारा क्षेत्र किस में आता है, आपका अवध वाले हिस्से में। तो इसको एक वर्ड दे दिया मैंने, अवध। ठीक है, तो यूपी के दो क्षेत्रों में थी, एक आगरा में थी और एक कहाँ थी, अवध में थी, ये पूछे जाते हैं। दूसरा था आपका मध्य प्रांत, और कहाँ लागू की थी, मध्य प्रांत में, वर्तमान का एमपी मतलब मध्य प्रदेश, वर्तमान का एमपी। तीसरा था आपका पंजाब, पंजाब तो आप जानते हो। तो इस व्यवस्था को तीन क्षेत्रों में लागू किया गया था, आपका यूपी के दो क्षेत्रों में, आगरा अवध में, मध्य प्रांत में, और आपके कहाँ पर, पंजाब में। ठीक है, तो ये क्या थे, इसके प्रमुख क्षेत्र थे। क्लियर। तो इस प्रकार से ये महल वाली व्यवस्था थी। ठीक है, तो मैं मानता हूँ कि आपकी समझ में बेहतर तरीके से ये चीज़ आ गई होगी, इसमें अब आपको कोई डाउट नहीं बचा होगा। ठीक है,
और अगर कमियों की बात करें तो इसकी कमियां थी, लाभ तो खैर इसके क्या थे, कमियां इसकी थी। कमियां सबसे बड़ी ये थी कि इसमें जो भू राजस्व की मात्रा थी वो सर्वाधिक थी, 80% थी। ठीक है, तो सर्वाधिक मात्रा कितनी थी इसकी, 80% इसकी मात्रा थी भू राजस्व में, महलवाड़ी में। लेकिन जब 1833 की बात थी, 1833 में भारत में कौन आया था, विलियम बेंटिंग आया था, विलियम बेंटिंग। और विलियम बेंटिंग ने इसकी मात्रा घटा करके 66% कर दी गई थी। तो आप लिख सकते हो नेक्स्ट पॉइंट बना करके, कमी लेके जैसे लिखना चाहो, लेकिन मैं लिखवा दे रहा हूँ कैसे लिखना है। इस व्यवस्था में लगान की मात्रा अत्यधिक थी, जो 80% तक थी, जो 80% तक थी। लेकिन 1833 में विलियम बेंटिंग द्वारा इसे घटाकर 66% तक कर दिया गया, 66% तक कर दिया गया। ठीक है, तो बच्चा बस यही था हमारा आज का टॉपिक, रेत वाली व्यवस्था और महल वाली व्यवस्था में। इसके अतिरिक्त विश्वास कीजिएगा, आप जितने भी प्रश्न आपके विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं आप वहाँ जाकर के बनाइएगा, इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, और सबसे बेस्ट उदाहरण मैं आपको बताऊं चेक करने का, मैं किस स्तर का आपको पढ़ा रहा हूं, आपका जो आप मेरे से पढ़ रहे हैं कवर हो रहा है अथवा नहीं होता। गणना चक्र की आपकी प्रीवियस ईयर पेपर आते हैं IAS PCS के, है ना, सामान्य अध्ययन के, तो आप उसको जाकर खरीद लीजिएगा और वहाँ से आप टॉपिक वाइज मेरे प्रश्न सॉल्व करके देखिएगा, आपको सारे के सारे प्रश्न वहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। एक या दो प्रश्न की बात नहीं करता, है ना, टॉपिक के एक दो प्रश्न तो वो अजीब से प्रश्न कहीं से भी आ जाते हैं, अदरवाइज 99% आपके क्या हो जाएंगे, वहाँ से प्रश्न आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, एक या दो प्रश्न आपके बाहर जा सकते हैं, वो कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो अजीबोगरीब होते हैं, कहाँ से ऊट पटांग पूछ लेता है, उनका नहीं मैं कहता, अदरवाइज सारे के सारे प्रश्न आपके सॉल्व होंगे। ठीक है, एक बार जरूर सॉल्व करिएगा, क्योंकि पढ़ने का मजा तभी है जब आप थ्योरी के साथ साथ में अगर आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बना रहे हैं तो सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है।